अगला पैनल भी हमारा तैयार है और बहुत ही खास मेहमान हम सभी के बीच में है। महिला नेता के तौर पर उनकी एक मुखर छवि है, एक लंबा राजनीतिक अनुभव उनका रहा है। मैं एक बार जोरदार तालियों के साथ आप सभी से दरख्वास्त करूंगी, स्वागत करिए बीजेपी सांसद कमलजीत शेरावत जी का, जो आज हम सभी के बीच में मौजूद हैं और अपने विचार साझा करने वाली हैं। मैं इस स्टेज पर आमंत्रित करूंगी कमलजीत जी स्टेज पर आए, और इसके साथ मेरे दो सहयोगी धर्मराज और मेरी सहयोगी नीतू जो कि मंच पर आएंगे और संवाद करेंगे। कमलजीत जी जो कि अपनी महिला नेतृत्व की वजह से उनकी एक बेहतरीन छवि रही है, और इसके साथ ही साथ आप किस तरह से जब उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिली है बतौर सांसद तो वो जनता की सेवा कर रही हैं, ये जानेंगे मेरे दो सहयोगी। ओवर टू यू नीतू और धर्म। धन्यवाद दीपिका। कमलजीत जी स्वागत आपका। और व्यस्त पार्लियामेंट सांसदों के लिए अभी वक्त निकालना बड़ा मुश्किल है, सेशन चल रहा है, तो सबसे पहले तो वहीं से शुरू करता हूँ, क्योंकि जब हम बातचीत कर रहे हैं पार्लियामेंट में दिल्ली के सांसद दिल्ली के मुद्दों को जो दिल्ली के लोगों ने चुनकर आपको भेजा है, कितना दिल्ली के सांसद जिसमें आप भी हैं, कितनी मुखरता से आप अपनी आवाज़ दिल्ली के लोगों के लिए रेज कर पा रही हैं? दिल्ली के 7 सांसद हैं और सातों पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी से थे, 2 बार से, और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी के हैं। जब हम संसद में पहुंचते हैं तो हमारी जिम्मेवारी 2 हो जाती हैं। एक, जो संसद में जो भी काम हो रहा है उसमें देश के लिए क्या हो रहा है, लेकिन दूसरा इम्पॉर्टेंट काम कि उन कामों में दिल्ली को किस तरह से फ़ायदा मिल सकता है। और दूसरा इशू होता है कि हम दिल्ली के मुद्दों को पार्लियामेंट में उठा पाएँ, जिससे कि सेंट्रल गवर्नमेंट के ध्यान में आए या बाकी जो डिपार्टमेंट होते हैं उनके ध्यान में भी आए। तो इस समय दिल्ली के 7 सांसद, अगर आप हमारी रिपोर्ट कार्ड चेक करेंगे, क्योंकि बहुत आजकल तो ओपन है, सब कुछ प्राइवेट नहीं है, सब कुछ पब्लिक है, हम कितने क्वेश्चन पूछते हैं, कितने 0 आवर हैं, कितने 377 हैं, कितने क्वेश्चन आवर में हम जा रहे हैं, वो सब आप देख सकते हैं। तो लगातार हम लोग काम कर रहे हैं कि हमारे क्वेश्चन आवर जाए, 0 आवर मिलते ही हम क्वेश्चन पूछते हैं। हाँ, ये बड़ी तकलीफ़ की बात है कि जैसे इस बार पूरा सेशन चला ही नहीं, तो हम लोगों को इतनी तकलीफ़ होती थी, हम पूरी तैयारी करके जाते थे कि आज मेरा क्वेश्चन लगा है। हम में से कभी बांसुरी जी का, कभी विधुड़ी जी, कभी मनोज जी, परवीन जी, योगेंद्र जी, हर्ष जी तो मंत्री हैं, तो वो तो उनके क्वेश्चन नहीं लगते हैं, लेकिन हम 6 के 6 तैयार होके जाते थे कि आज मेरा 377 लगा, आज क्वेश्चन लगा है। लेकिन ये दुर्भाग्य रहा इस मानसून सत्र का कि हम बहुत कम अपनी बात रख पाए। मुझे लगता है हम में से सिर्फ मुझे ही एक बार मौका मिला 0 आवर में, वरना मेरे बाकी साथियों के क्वेश्चन लगने के बाद भी उन्हें रिप्रेजेंट करने का मौका नहीं मिला। लेकिन मैं दिल्ली वालों को ये कहना चाहती हूँ कि 7 सांसद दिल्ली को लेकर जागरूक हैं, अपने मुद्दों को लेकर सेंसिटिव हैं, और लगातार पार्लियामेंट में हम 7 इस बात का ध्यान रखते हैं कि हम दिल्ली के लिए यहाँ इस लोकसभा के मंदिर से क्या फ़ायदा कर सकते हैं। मैम, एक सवाल मेरा है, क्योंकि आप एमसीडी से आती हैं, जब आप एमसीडी में काम करते हैं तो आप जो लोकल इश्यूज़ होते हैं उन्हें बहुत अच्छे से जानते हैं, समझते हैं, लोगों से मिलते हैं। योगेंद्र चंदोलिया भी एमसीडी से हैं और हर्ष मल्होत्रा भी। तो आप तीनों जब पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट करते हैं खुद को, तो स्थानीय मुद्दे तो सबसे ज़्यादा मुखर होते होंगे, तो क्या मौका मिलता है पार्लियामेंट में बात कर पाने का लोकल इश्यूज़ पर? जब हमारा क्वेश्चन आवर होता है तो उसमें तो हमारे क्वेश्चन हम पहले भेजते हैं, वो ज़्यादातर बिल से रिलेटेड होते हैं, लेकिन 377 और 0 आवर, इन दोनों में हमें मौका मिलता है कि हम क्वेश्चन उठा पाएँ। उसमें अगर आप हम सब की पिछले ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, क्योंकि पिछला सत्र ठीक चला था, तो हम सब ने जब भी मौका मिला, हम लोगों ने गवर्नमेंट की स्कीम्स को, दिल्ली में क्या स्टेटस है या दिल्ली के इश्यूज़ क्या है, उनको उठाया है। तो आप बिल जब लगते हैं तो बिल पे तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट पे ही करना पड़ता है। जो आपके स्टार क्वेश्चन होते हैं, अनस्टार्ड क्वेश्चन होते हैं, वो ऑलमोस्ट मिनिस्ट्रीज़ के वर्किंग के ऊपर होते हैं। लेकिन जो 377 और 0 आवर है उसमें हम लोकल इश्यूज़ को उठाते हैं।
अच्छा मैम, एक और सवाल, क्योंकि आप ऐसी लोकसभा से आती हैं जहाँ पर गांव भी बहुत है, क्योंकि आपका जो लोकसभा पूरा क्षेत्र है नजफगढ़ वहाँ लगता है और बहुत सारे गांव के इलाके हैं। हमने पिछले सत्र में भी देखा था जब संसद का सत्र हो रहा था, और अभी दिल्ली विधानसभा सत्र भी हुआ। दिल्ली बेशक शहर बन गया है, लेकिन हमें उसे गांव से भी जोड़ना है। ये एक मुद्दा रहा है, क्योंकि जब आप लोकल एरिया में घूमे अभी भी दिल्ली के, तो वहाँ आपको औरतें अभी भी पारंपरिक तरीके से घी निकालते हुए दिखती हैं, लोग खेती करते हुए भी दिखते हैं। तो नजफगढ़ और ये जो पूरा ग्रामीण क्षेत्र है, क्योंकि नजफगढ़ दिल्ली का सबसे बड़ा गाँव है, वहाँ के लिए कुछ इशूज़ हैं जो आपने उठाए हैं या आगे प्लानिंग है? देखिए, दिल्ली को जब लोग बात करते हैं तो कई बार उन्हें लगता है कि दिल्ली का मतलब बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और दिल्ली शहर है। अभी खुद आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब उद्घाटन पर गए थे यूआर द्वारका एक्सप्रेसवे पे, तो उससे पहले मेरा एक राउंड था, हमने जब लिया तो मेरे साथ जो ऑफिसर्स के साथ में हमारे कुछ बाहर के ऐसे लोग भी थे जिन्होंने शायद दिल्ली का वो पार्ट नहीं देखा था, तो बड़े हैरान थे कि दिल्ली में अभी भी गाँव हैं, इस तरह से देहात है। तो दिल्ली देहात बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। हर चीज़ अपने आप में महत्वपूर्ण है, उसमें दिल्ली देहात भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप खासकर 3 लोकसभा में देखेंगे, एक जो पश्चिमी लोकसभा है, एक उत्तर पश्चिम लोकसभा और एक मनोज तिवारी जी की उत्तर पूर्वी लोकसभा। इसमें अभी भी खेती करने वाले गांव हैं। जब आप जाएंगे तो आपको खेती होती नज़र आती है। तो उन सब के इश्यूज़ को लेकर हमने पहले भी बहुत कोशिश की है। एक उदाहरण के तौर पर बताना चाहती हूँ कि दिल्ली के जो गांव हैं उनमें काम करने के लिए एक फंड होता था जो दिल्ली सरकार के पास होता था। 2024 में, उससे पहले जब हमने ध्यान किया, क्योंकि हम मेयर भी थे, तो हमने आपस में बात की, अपने प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी से बात की कि दिल्ली देहात के 840 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार ने इस्तेमाल ही नहीं किए। जब हमें ये बात ध्यान आई तो हमें लगा कि दिल्ली सरकार इस पर इंटरेस्टेड नहीं है। तो एलजी साहब ने वो पैसा, क्योंकि दिल्ली देहात का था, उसका एक स्पेशल कोकस फंड बनवाया और उसको ग्रामोदय योजना से शुरू किया और उस पैसे को डीडीए को ट्रांसफ़र करवाया। डीडीए ने दिल्ली के सभी अर्बन हुए गाँव के अंदर 840 करोड़ रुपये वो और 400 करोड़ रुपये अपनी तरफ से दिए। 1240 करोड़ रुपये का काम पिछले 2 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी के इनिशिएटिव से, क्योंकि उस समय मैं एमपी नहीं थी, मैं पार्टी की जनरल सेक्रेटरी थी, और हमने काम शुरू किए। आज जब मैं लोकसभा से सांसद हूँ तो मैं आपको ये कह सकती हूँ कि हर गांव के अंदर गली नाली सड़क इस फंड से बना है, कम्युनिटी हॉल बने हैं और इससे हमारे स्टेडियम बन रहे हैं। यानी जो दिल्ली देहात को पिछली 10 साल की सरकार और उससे पिछली सरकार ने जो निगलेक्ट किया था, पैसा था उनके पास फिर भी इस्तेमाल नहीं किया, तो उस पैसे को इस्तेमाल करके हमने करवाया। और आज जब मैं बात कर रही हूँ तो हम देहात को लेकर बहुत चिंतित हैं और दिल्ली देहात के जो भी काम हैं हम सभी सेंट्रल गवर्नमेंट में भी उनको इश्यूज़ को डिस्कस कर रहे हैं और दिल्ली देहात मास्टर प्लान में डेवलपमेंट का उतना ही बड़ा हिस्सा लेकर अब आगे बढ़े जितना कि बाकी अर्बन ले लिए, इसकी हम कोशिश कर रहे हैं। मैम, क्योंकि आप सांसद हैं और आपने जिक्र किया कि कई बार जब हम विकास की बात करते हैं तो सेंटर, स्टेट और नीचे पूरी इकाई तक जब वो एक सिरे में काम करते हैं, जब सोचने का नज़रिया, देखने का नज़रिया एक सा होता है तो काम बड़े अच्छे तरीके से ट्रैक पे चलता है। अगर बीच में कहीं पर भी आ गया तो फिर गाड़ी की डामाडोल होने लगती है। मार्च 2025 के बाद जब दिल्ली में बीजेपी की सरकार आई, उस व्यवस्था में क्या परिवर्तन आया और एक सांसद के तौर पर आप उसमें क्या बदलाव देख रहे हैं? क्योंकि पिछले 5 साल दिल्ली के लोगों ने एक एक्सक्यूज़ बहुत सुना। बीजेपी के लोग कहते थे जो उस वक्त विपक्ष में थे कि आम आदमी पार्टी जो दिल्ली की सत्ता में वो कुछ कर नहीं रही, और जो दिल्ली की सत्ता में बैठे लोग थे वो कहते थे कि भाई केंद्र तो हर चीज़ में हम कुछ करते हैं, एलजी साहब का फ़ोन पहले आ जाता, फाइल जाता, एलजी ऑफिस में पड़ा रहता है। उस व्यवस्था में कोई परिवर्तन आया है? एक सांसद के तौर पर आप लोग को कितनी सहूलियत हो रही है काम करने में? बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। आप पिछले 3-4 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो निगम के चुनाव दिसंबर 2022 में हुए और वहाँ पर आम आदमी पार्टी का मेयर बना। स्टैंडिंग कमेटी डे 1 से बीजेपी का बनना था, क्योंकि आपको पता होगा कि एमसीडी में मेयर की डायरेक्ट वोटिंग होती है लेकिन स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन की प्रेफरेंशियल वोटिंग होती है।
तो जब हमारा रिजल्ट आया उसी समय तय था कि निगम में मेयर बनेगा आम आदमी पार्टी से, क्योंकि उनके पास डायरेक्ट नंबर था, लेकिन प्रेफरेंशियल वोटिंग का नंबर हमारे पास था, तो स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन बीजेपी का बनना था। दिसंबर 2022 से 25 तक स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन ही नहीं बना। मेयर जो एक बनी उन्हीं को कंटिन्यू आम आदमी पार्टी करती रही। तो कॉरपोरेशन के जो काम जनता से जुड़े होते हैं, आप ये समझिए कॉरपोरेशन का सिस्टम कोलैप्स कर गया। इधर दिल्ली सरकार में आम आदमी पार्टी थी, वहाँ से मिलनी तो चाहिए थी हेल्प कॉरपोरेशन को, क्योंकि वो लोग आए थे, लेकिन हेल्प मिलने की बजाय उल्टा हो गया कि कॉरपोरेशन को उन्होंने और नेग्लेक्ट कर दिया। कमेटीज तक नहीं बनाई, जोन नहीं बनाए, स्टैंडिंग कमेटी नहीं बनाई, कोई भी फाइनेंशियल काम हो ही नहीं पाया। 2025 में जब भारतीय जनता पार्टी आई दिल्ली के अंदर, उससे एक बहुत बड़ा अंतर दिल्ली वालों को काम में देखने को भी मिलेगा, काम में आया। और उसके बाद ये सौभाग्य रहा कि उसके बाद स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन और फिर मेयर भी, क्योंकि आम आदमी पार्टी की 2 फाड़ हो गई, उनकी एक छोटा एक दल अलग बन गया, और उसकी वजह से इस बार हमारी मेयर भी बने हैं। तो अब जब हमारे पास मेयर स्टैंडिंग यानी फुल कॉरपोरेशन ऑपरेशनल है, दिल्ली सरकार है, तो आपको बहुत अंतर देखने को मिलेगा। एक उदाहरण के तौर पे आपको कहना चाहती हूँ, जैसे कि अभी पीएम साहब ने जिस रोड का उद्घाटन किया, वो रोड दिचाऊ मुंडका होते हुए अलीपुर जा रहा है। जब वो रोड दिचाऊ पहुंचता है तो उसमें फ्लड की एक ड्रेन थी, जहां पर कि उस काम को होकर उस फ्लाईओवर को आगे बढ़ना था। 1-1.5 साल तक दिल्ली सरकार ने वहां पर काम करने की परमिशन ही नहीं दी, वरना इस रोड का जब उद्घाटन हुआ है UER-2 का, ये उद्घाटन 1.5 साल पहले हो गया होता। जब हम द्वारका एक्सप्रेसवे की बात करते हैं, यहाँ पर पेड़ कटिंग की परमिशन थी, दिल्ली सरकार ने पेड़ ट्रांसप्लांट करने की परमिशन ही नहीं दी। गडकरी जी बार बार मांगते रहे, वरना ये रोड भी आपका 1-1.5 साल पहले बन जाता। यमुना के लिए जिस समय मेयर थी, उस समय एक मीटिंग हुई थी जिसमें एक MOU साइन हुआ था दिल्ली सरकार का, यानी उस टाइम केजरीवाल साहब और मनीष सिसोदिया जी उस मीटिंग में थे, मैं मेयर के नाते थी और गडकरी जी थे। 3000 करोड़ रुपए यमुना को साफ करने के लिए दिए गए, और उस 3000 करोड़ रुपए का कोई इस्तेमाल नहीं हुआ। सरकार ने बार बार रिपोर्ट मांगी, उन्होंने रिपोर्ट नहीं दी। तो जो आपका सवाल है, ये बहुत बड़ा फर्क है। कोई भी फाइल कहीं पर अटकती नहीं है, कोई भी फाइल एक ऑफिस से दूसरे में जाती है तो डिस्कशन होता है, उस फाइल के अंदर जो जो इश्यूज लगते हैं कि नहीं हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, उसको या तो सॉल्व उनके पॉइंट से होता है या उसको इंक्लूड किया जाता है, और हर काम को गति मिल रही है। लेकिन ये हुआ है अभी सिर्फ 2 महीने पहले, जब तीनों सरकार एक लाइन में आई हैं, क्योंकि 5 महीने पहले दिल्ली सरकार आई, उसके बाद निगम आई। अब पिछले 2 महीने से सेंट्रल, दिल्ली गवर्नमेंट और कॉरपोरेशन, ये तीनों एक लाइन के अंदर है। आपको आने वाले समय में इसका बहुत बड़ा फायदा दिल्ली के लिए नजर आएगा। इसमें एक सवाल मेरा भी है, क्योंकि MCD में तो पहले भी बीजेपी थी, सातों सांसद भी बीजेपी के रहे ही हैं, तो क्या सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट यानी आम आदमी पार्टी काम करने से रोक रही थी? और अब अगर दिल्ली में सरकार आ गई है तो एक जो धर्मराज का ही क्वेश्चन था उसी में ऐड ऑन करते हुए ट्रांसपेरेंसी पूरी हो गई है, क्योंकि अभी भी हम देखते हैं मैम ऊपर से, क्योंकि मैं खुद रिपोर्टिंग करती हूँ तो हम रोज़ देखते हैं कोई ऑर्डर आ जाता है, मान लीजिए आप सांसद हैं, आपने कहा कि क्षेत्र में ये किया जाए, उसके बाद विधायक पर जिम्मेदारी आती है, कुछ जिम्मेदारी MCD की भी होती है, निगम की भी। वो ऊपर से दिया हुआ ऑर्डर एग्जीक्यूट होने में कई बार समय ज़्यादा लग जाता है, और एक जो ट्रांसपेरेंसी का खाका तैयार होना चाहिए वैसा होता नहीं है। तो क्या आप स्टेट में बीजेपी आ गई है तो ट्रांसपेरेंसी नज़र आएगी? देखिए, लोकल बॉडीज़ हमेशा स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मैं जब खुद मेयर थी, मैंने दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब से कम 3 मीटिंग करी। मैंने उन्हें बार बार रिक्वेस्ट किया है कि लोकल बॉडीज़ का जो हक है, जैसे कि BTA होता है, बेसिक टैक्स असेसमेंट का एक शेयर मिलता है, वो दिल्ली को मिलना चाहिए, दिल्ली के पैसे दिल्ली को मिलने चाहिए, बट वो मिले नहीं। दिल्ली को जब तक दिल्ली सरकार कॉरपोरेशन को हेल्प नहीं करेगी, जब तक कॉरपोरेशन सही से रन नहीं कर सकती। अब तीनों सरकार एक होने से, मैंने आपको बताया जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने यमुना की सफाई के पैसे दिए, उसका इस्तेमाल नहीं हुआ। तो अब अगर सेंटर से लेकर कॉरपोरेशन तक कोई भी फंड्स का
यूज़ होना है तो उसमें फाइलों में समय नहीं लगेगा। जो जिसका हक है वो उसको देगा। देखिए, बिना हक तो ये कोई अपनी पर्सनल दुकान नहीं होती कि कोई किसी को कितना भी दे देगा। लेकिन जब आपकी सरकार होती है तो कम से कम जो उनके हक बनते हैं आप उन्हें टाइम पर देते हैं। तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि मैं खुद मेयर थी, मैंने केजरीवाल साहब से रिक्वेस्ट किया कि आप कॉरपोरेशन को अगर पंगु बनाते हैं तो दिल्ली को तबाह होने से नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि दिल्ली बर्बाद हो जाएगी। और यही रीज़न रहा कि एमसीडी में जो आम आदमी पार्टी ने अपनी एक माइंडसेट से काम किया कि सब चीज़ों को ठप कर दिया, उससे दिल्ली के हालात आज ये हो गए हैं। तो तीनों सरकार होने का बहुत फ़ायदा होता है। ट्रांसपेरेंसी भी होती है, अकाउंटेबिलिटी भी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। तो इन तीनों के होने से, क्योंकि अभी समय सिर्फ 2 महीने हुआ है, आप आने वाले समय में तीनों सरकार एक होने का फ़ायदा देखेंगे। इसमें जैसे आपने कहा कि सत्ता अगर जो ऊपर से नीचे तक एक रोप पे चलती है तो उसका बहुत फ़ायदा होता है। अब मैं दिल्ली में जो वर्तमान में समस्याएं चल रही हैं, इसको लेकर राजनीति भी खूब हो रही है। आई डोंट नो होना चाहिए नहीं होना चाहिए और किस हद तक होना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, पॉलिटिकल लोग हैं तो सियासत करेंगे, लेकिन उसकी एक लकीर होनी चाहिए कि इसके ऊपर नहीं या इसके नीचे हम पॉलिटिक्स नहीं करेंगे। दिल्ली में जो रेखा गुप्ता जी की सरकार आई है, 6 महीने में क्या वो इश्यूज़ को रिजॉल्व करने की दिशा में बढ़ी है? क्योंकि जब आप लोग सत्ता में आए उसके बाद वो एडमिशन का दौर चल रहा था। आपने देखा खूब हंगामा हुआ एडमिशन को लेकर, एक कानून बनाया गया, पहले विधेयक लाया गया फिर कानून लाया गया। उस पर आम आदमी पार्टी ने आज से ही, मुझे नहीं पता था, सौरभ भारद्वाज जब आए तो उन्होंने बताया कि वो पर्ची बांट रहे हैं आम आदमी पार्टी वाले स्कूल में जाके कि ये जो कानून दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने लाया है ये अभिभावकों के लिए नहीं है, स्कूलों के बचाव के लिए लाया है। तो इस तरीके से मेरा ये मत मानना है मैम कि राजनीति नैरेटिव की होती है और आम आदमी पार्टी उस नैरेटिव में भारतीय जनता पार्टी को मात देने की कोशिश करे। वो कितना सक्सेसफुल होते हैं आई डोंट नो, क्योंकि निकट भविष्य में कोई चुनाव भी नहीं है, उसमें भी लंबा वक्त है। तो क्या आपको लगता है कि नैरेटिव की लड़ाई लड़ी जा रही है दिल्ली में? कि राजनीति में जो लोग हैं उन्हें राजनीति करनी ही होती है, लेकिन मुझे लगता है राजनीति होते होते जनता का काम होना चाहिए। आप अपनी लड़ाइयाँ लड़ें, लेकिन दिल्ली की जनता का काम होना चाहिए। आम आदमी पार्टी ने यमुना साफ करने के लिए 10 साल में एक भी ठोस कदम नहीं उठाया। एसटीपी खराब पड़े थे और कमाल की बात थी कि जब आज से 2 साल पहले दिल्ली में बाढ़ की स्थिति बनी तो आपको पता ही होगा कि बैराज के दरवाजे बंद थे, मेंटेनेंस नहीं हुआ था। आप राजनीति करते, काम तो करते। दिल्ली की सड़कों की हालात ये थे कि अरविंद केजरीवाल जी जब आतिशी जी बनी मुख्यमंत्री तो उनको चिट्ठी लिखते हैं कि आतिशी जी मैं जब रोड पर गया तो मैंने देखा सड़क पर गड्ढे बहुत हैं, दिवाली से पहले गड्ढे भरवा दीजिए। अब वो किसको लिख रहे थे मेरी समझ में नहीं आया। फिर आतिशी जी खुद पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थी तो वो उस समय पर क्या कर रही थी। आज सौरभ भारद्वाज जी जो बात कर रहे हैं कि हम ये बिल लेकर आए हैं स्कूलों के फेवर में, मेरा इसमें कहना है कि एक कमेटी बनाई गई है। दिल्ली सरकार ने खुद को कहीं इन्वॉल्व नहीं किया है। जो कमेटी बनी है उसमें स्टेक होल्डर्स को वहाँ पर अपॉइंट किया गया है, जिसमें परसेंटेज पेरेंट्स की ज़्यादा रखी गई है और जो कमेटी डिसीजन लेगी उसी के ऊपर काम होगा। तो दिल्ली सरकार हर चीज़ में नहीं घुस रही है, वो आपको इंडिपेंडेंट सिस्टम बनाकर दे रही है कि आप करिए इस काम को। सौरभ भारद्वाज जी 10 साल आपकी सरकार थी, आपको रोड ठीक करने से किसने रोका था? आप महिलाओं की बात करते थे, आपने महिलाओं की पेंशन बनाने से किसने रोका था? और उससे कमाल की बात देखिए, राशन कार्ड बनाने से किसने रोका था? अक्टूबर में आप याद करिए 1 अक्टूबर को आम आदमी पार्टी की प्रेस रिलीज आती है कि 20 अक्टूबर तक पेंशन के फॉर्म भरे जाएंगे और पेंशन के फॉर्म 80,000 थे। 10 साल में पेंशन के फॉर्म नहीं भरवाए। आप 1 अक्टूबर को, जबकि पता था जनवरी में चुनाव शुरू हो जाएंगे, तब आप फॉर्म भरवाते हैं। ये काम आम आदमी पार्टी ने किया है। दिल्ली के हालात ये थे कि अनऑथराइज कॉलोनी में रहने वाले लोग अपना एड्रेस बताने में घबराने लगे थे। मैं खुद अनऑथराइज कॉलोनी में बॉर्न बॉट अप हूँ। मैं उत्तम नगर में पैदा हुई हूँ,
मैंने अपने घर में शुरू में लाइट नहीं देखी थी, बाद में आई थी। तो मेरे शहर की हालत ये थी कि जब मैं पैदा हुई थी और जो अब थे घर के आगे गड्ढों में पानी, वो मैंने चुनाव में देखा। ठीक है मैम, अब हमारे पास 2-3 मिनट है तो एक सवाल मैं लेता हूँ, फिर नीतू एक सवाल ले लेंगी। आप क्योंकि महिला हैं और आम आदमी पार्टी जो मुख्य विपक्षी पार्टी है वो बार बार बीजेपी और रेखा गुप्ता सरकार से पूछ रही है कि 2500 रुपये दिल्ली की महिलाओं को कब मिलेंगे? भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि मैं सांसद हूँ तो मैं उस नाते ज़्यादा अच्छा जवाब दे पाऊंगी, क्योंकि उसमें हमारी रिपोर्ट कार्ड और मैनिफेस्टो दोनों है। दिल्ली सरकार का तो अभी आपने मैनिफेस्टो देखा है। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मैनिफेस्टो आया, 2019 में रिपोर्ट कार्ड आई, 95% काम पूरे। फिर 2019 में मैनिफेस्टो आया 2024 का, और साथ में 24 में रिपोर्ट कार्ड आई कि 90% से ऊपर काम पूरे। तो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। 27 साल पहले कांग्रेस और फिर आम आदमी पार्टी, दिल्ली ने देखा है। हमें 27 महीने दे दीजिए। 27 महीने के बाद इस प्लेटफॉर्म पे जब मैं बोलूँगी तो मैं आपको बोलूँगी इतना काम कर चुके हैं, क्योंकि अभी जितनी भी पॉलिसीज़ हैं वो एग्जीक्यूशन में आने में और उसका रिजल्ट दिखने में टाइम लगेगा। लेकिन एक बात मैं इस मन से कह रही हूँ, जब 5 साल बाद हम दिल्ली सरकार के चुनाव में आएंगे, हम अपना मैनिफेस्टो रिपोर्ट कार्ड लेकर आएंगे। मैम, इनका जो सवाल था एक्चुअली मेरे मन में भी वही चल रहा था, क्योंकि आपको तो खासतौर पर विमेन एम्पावरमेंट के चेहरे की तरह देखा जाता है। जब आप सांसद बनी थी तब भी ये बात होती थी, अभी दिल्ली में सीएम भी महिला है। तमाम महिलाओं का यही सवाल है और हमारा खुद का भी यही सवाल था कि 2500 के लिए अभी क्या थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ेगा? क्योंकि जब सरकार बनी थी तो कहा गया था कि अगले महीने से मिलने लगेंगे। फिर नेताओं ने थोड़ा वक्त भी मांगा कि चलिए नई सरकार है, थोड़ा वक्त दीजिए। 6 महीने अब होने वाले हैं, क्या जनता को कहेंगे कि कुछ दिन और रुकिए, आएंगे 2500 खाते में? देखिए, हमारी 3-4 कमिटमेंट थी। लोगों ने बस के ऊपर डराया, आज कोई दिक्कत बस की नहीं है, जैसे चल रहा था वैसे ही चल रहा है। लोगों ने लाइट की बात की, आज लाइट वैसे ही चल रही है। जो चीज़ें थी हमने उसको कंटिन्यू किया। हमारी 2 कमिटमेंट हैं, एक हमारी पेंशन और एक हमारी महिलाओं को जो हमने 2500 रुपये देने हैं, जिसके ऊपर सरकार ने बजट एलोकेशन भी किया है। बट इन द मीन टाइम आप ये देखिए, कुछ काम सरकार के पास ऐसे आए हैं जो शायद आपने या हमने सोचे नहीं थे। 20 मीटर के अंदर जो सीवर की लाइन डली होती है, वो अगर 4-4 किलोमीटर सेटल हो जाए, मतलब आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ऐसा भी हो सकता है। दिल्ली जल बोर्ड के जो हालात हैं इस टाइम, हम अपनी बसेस इंट्रोड्यूस कर चुके हैं। हमारा महिलाओं और बुजुर्गों के लिए जो है, दोनों के ऊपर काम हो रहा है। और मैं दिल्ली वासियों को जिम्मेवारी के साथ कह रही हूँ कि ये उन लोगों की सरकार नहीं है जो कहते थे हम दिल्ली के मालिक हैं। ये उन लोगों की सरकार है जो कहते हैं आप हमारे मालिक हैं और आपके हर आज्ञा का पालन हम करेंगे। तो जो आपने कहा वो होगा। एक सवाल और बस, क्योंकि दिल्ली बीजेपी शासित इकलौता ऐसा राज्य है जहां महिला मुख्यमंत्री हैं। महिला मुख्यमंत्री होने के नाते ये सवाल इसलिए, क्योंकि ये सवाल दिल्ली की तमाम महिलाओं के भी मन में होंगे, क्योंकि अब बाहर राज्य से जब कोई महिला दिल्ली आती है तो एक डर होता है कि क्या मैं दिल्ली में सेफ रहूंगी। जब आपकी मुख्यमंत्री महिला हो तो ये इमेज क्या बदलती है? क्योंकि जब आप क्षेत्र में जाती होंगी, लोगों से बात करती होंगी, महिलाओं के बीच जो एक डर होता था पहले, कम हुआ है? देखिए, एक तो हम सौभाग्यशाली हैं कि दिल्ली के जो मुख्यमंत्री मिली हैं वो महिला हैं, लेकिन वो महिला जो पुरुषार्थ में मुझे लगता नहीं किसी से कम है। रात दिन सुबह शाम वो सड़क पर खड़ी है, सिर्फ वो नहीं, पूरा मंत्रिमंडल खड़ा है। तो जब आपने बात की तो विश्वास बढ़ता है, और उस विश्वास से आज आप देखते हैं जब महिलाओं की संख्या उनसे मिलने वालों की बहुत बड़ी है, तो ये विश्वास तो बढ़ा है। चलिए, विश्वास कायम रहे, ये बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। कमलजीत सहरावत, पश्चिमी दिल्ली के सांसद, आपने वक्त निकाला अपने बिजी शेड्यूल से हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू मैम। धन्यवाद। दीपिका, बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। मैं एक बार दरख्वास्त करूंगी हमारे जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा के एडिटर विनोद लांबा जी को, जो कि मंच पर आए।
और एक बार आभार व्यक्त किया जाएगा, फेलिसिटेट किया जाएगा बीजेपी सांसद कमलजीत शेरावत जी का। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे इस मंच के ज़रिए अपनी बात रख पाई हैं और हमारे सवालों का आपने जवाब दिया है। एक बार ज़ोरदार तालियां हो जाएं। और अब वक्त है, क्योंकि दिल्ली दिल से का ये मंच है और सबकी सहभागिता से कोई भी काम सफल होता है, तो उन लोगों को सम्मानित करने का जिनका एक बड़ा योगदान आज दिल्ली दिल से के इस कार्यक्रम में रहा है। मैं एक बार आमंत्रित करना चाहूँगी RKC बनाना से रामकरण चौरसिया जी को, जो कि इस ग्रुप के चेयरमैन हैं। ज़ोरदार तालियों के साथ रामकरण चौरसिया जी का स्वागत करें RKC बनाना ग्रुप से। और देखिए, RKC बनाना ग्रुप के बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि इस ग्रुप ने भी, और ख़ास तौर पर रामकरण चौरसिया जी के बारे में, कि इन्होंने बहुत छोटे स्तर से अपने बिजनेस को उठाया और आज सफलता के इस मुकाम पर हैं। ज़ोरदार तालियां हो जाएं इस ग्रुप के लिए और रामकरण चौरसिया जी के लिए। इसके अलावा मैं बुलाना चाहूँगी साईं सेवा संस्थान से निखिल कुमार सिंह जी को, जो कि इस ग्रुप के सेक्रेटरी हैं। इसके अलावा शरद सिंह जी को, जो कि ट्रस्टी हैं साईं सेवा संस्थान ग्रुप से। और देखिए, तालियों की गड़गड़ाहट जो है वो रुकनी नहीं चाहिए। आपकी तालियां ही किसी आयोजन को एक सफल आयोजन बनाती हैं। तो साईं सेवा संस्थान से निखिल कुमार सिंह जी और शरद सिंह जी हमारे बीच में हैं। दिल्ली दिल से का ये मंच, जहां हर एक आवाज़ आप तक हम पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, चाहे राजनेताओं की बात हो या फिर व्यापार से क्षेत्र से जुड़े हुए व्यापारियों की आवाज़ हो या शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों की बात हो, हर एक आवाज़ आप तक पहुंचाने का प्रयास इस मंच के ज़रिए किया जा रहा है। देश की राजधानी दिल्ली है और दिल्ली पर सभी की निगाहें होती हैं।